Welcome everyone. So in today's lesson, we'll be discussing about chapter 7, part 2, cultivation of sugarcane. So about cultivation of sugarcane, we will discuss कि how sugarcane is grown basically, कि produce कैसे होता है, इसको कैसे plant करते हैं, क्या इसके बीज होते हैं, क्या इसकी स्टॉक्स लगाई जाती हैं, किस तरह प्लांटेशन होती है, सोइंग के वक्त क्या अमल दखल होता है. लेकिन सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है, याद रखिएगा, अपना एक माइंड बना लीजिए. जैसे मैथ्स होता है, मैथ्स में सबसे पहले जब सवाल आता है तो फॉर्मूला फौरन याद करते हो कि यार ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऐसे ही होता है. इसी तरह ज्योग्राफी में भी आपके ख्याल में इस सवाल को देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि भाई ये राबी है या खैरिफ है. अब हमें पता है कि खैरिफ क्रॉप जो है वो RSMMC मैंने याद करवाया था. RSMMC क्या मतलब, इसमें RSMMC में जो S था वो शुगर केन था. तो हमें पता चल गया कि ये खरीफ क्रॉप है और ये समर टू विंटर होते हैं. ये क्या होते हैं, समर टू विंटर. और हमें पता है कि समर में इसकी सोइंग होगी और उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा समर में, समर वाला ही होगा 25 to 30 डिग्री. ऑलरेडी याद कर चुके हैं. हमें मंथ्स भी पता है, अप्रैल में CI के एग्जाम होते हैं, अप्रैल में याद रहेगा, CI के एग्जाम होते हैं अप्रैल मई में. तो इसी टाइम समर्स में सोइंग होती है, समर्स में हमारे एग्जाम भी होते हैं. और विंटर में ये राइप हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाएगा. और विंटर में टेम्परेचर क्या होता है, 10 से 15 डिग्री होता है, लो टेम्परेचर होते हैं. कौन से मंथ होते हैं, अक्टूबर नवंबर में CI के एग्जाम होते हैं. तो अक्टूबर नवंबर वाली बात भी हो जाती है. ठीक हो गया. अब खैरिफ क्रॉप की अगर हम बात करें गाइस कि शुगर केन, अब शुगर केन की जो स्टॉक्स होती हैं, इसकी जो डंडियां होती हैं या शाखें होती हैं, ये जो शाखें हैं, इसकी ब्रांचेस हैं, वो लगाई जाती हैं. शुगर केन की क्या लगाई जाती है, शाखें, ब्रांचेस. उनको क्या कहते हैं हम, शुगर केन स्टॉक्स. क्या कहते हैं, इसमें सीड्स नहीं लगाते, गलत मत लिख देना कि सीड्स आर प्लांटेड, नो. जैसे गुलाब का फूल होता है, उसकी भी कली लगाई जाती है, उसकी भी एक स्टॉक लगाई जाती है, उसकी भी एक ब्रांच लगाई जाती है. इस प्रोसेस को वैसे बायोलॉजी में हम बडिंग कहते हैं. मैंने समझाया था आपको, बडिंग. एक शाख लगाई जाती है, एक शाख लगा दी जाए और वो फिर ग्रो होती जाएगी. इसी तरह से एक शाख लगाई गई है और वो फिर ग्रो हो गया. स्टॉक्स आर प्लांटेड, याद रखिएगा, S फॉर शुगर केन, S फॉर स्टॉक्स ऑफ शुगर केन. स्टॉक्स लगाई जाएंगी. ये बिगेस्ट मिस्टेक आप लोग जब करते हो, तो क्योंकि तो सोइंग में सीड लगाए जाते हैं, हर चीज के सीड नहीं होते बेटा, किसी के स्टॉक्स भी लगाए जाते हैं, बडिंग कहलाता है. शुगर केन स्टॉक्स आर, जब ये 30 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर जब ग्रो हो जाती हैं, तो ये प्लांट की जाती हैं समर्स में. और 30 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब एक आपने लगाया शाख, फिर आपने 30 सेंटीमीटर का गैप देना है. कितना देना है, गैप देना है. फिर आपने दूसरी लगानी है, फिर गैप देना है. तो 30 सेंटीमीटर का गैप देना है. क्यों गैप देना है, वाई भाई, ऐसा क्यों गैप दे रहे हैं. वहां तो और प्लांट लगा लेते हैं ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो. तो हम गैप क्यों दे रहे हैं, कैन एनीवन टेल, इब्राहिम, कि हम व्हाई आर वी कीपिंग अ डिस्टेंस. देयर आर 2 or 3 रीजंस. हाँ जी. The distance is kept so when it's time for harvesting, it's easier for us to harvest the plant. Easier to harvest, कटाई के वक्त कदम रखने की जगह होगी. फार्मर जो होगा वो कदम तो रख सके ना कम से कम, वो कहाँ बेचारा जाएगा. एक अच्छी बात है कि चलो, इसके और भी रीजन है गाइस. एक और रीजन है, ये तो हार्वेस्टिंग वाली बात है कि हार्वेस्टिंग आसान हो जाएगी. ठीक है, एनीबडी एल्स, वेरी गुड इब्राहिम, साजिद परफेक्ट, खदीजा. Another reason may be overcrowding. ओवरक्राउडिंग ऑफ क्रॉप. अब ओवरक्राउडिंग ऑफ क्रॉप क्या होती है गाइस, सुनिएगा. अब यहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस पे ही है, वैसे देखिए 30 सेंटीमीटर पे गैप्स हैं. यहाँ पिक्चर में बड़े करीब से आ रहा है लेकिन गैप्स हैं. लेकिन ओवरक्राउडिंग क्या होती है, टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग. समझिएगा, क्राउड का मतलब है रश लग जाता है ना, क्राउड आ गया. ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. अब होता क्या है, देखो गाइस, कि ये जमीन है, जमीन में क्या है, सॉइल की भी अपनी एक पोटेंशियल है, उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है. आप उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पौधे ही लगा सकते हो. आप ये नहीं कि पता नहीं भर दो बस, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सॉइल की अपनी एक स्ट्रेंथ है. सॉइल जो है उसकी भी एक कैपेसिटी है ना टू होल्ड, और रूट्स की भी कैपेसिटी. तो आप 30 सेंटीमीटर गैप से लगाओगे ताकि सॉइल भी इरोजन नहीं होगी, सॉइल खराब नहीं होगी,
सॉइल लॉन्ग लास्टिंग होगी, सॉइल खराब नहीं होती। ओवर क्रॉपिंग करने से बहुत नुकसान आता है। ओवर क्रॉपिंग से प्लांट ग्रो भी नहीं करता। अगर आप रश लगा दोगे एक ही जगह, मतलब एक इसी जगह आपने बहुत सारे पौधे लगा दिए एक ही जगह, तो ये क्या किया, ओवर क्राउडिंग किया आपने। एक ही जगह पे आपने बहुत सारे पौधे लगा दिए, अब रश लग गया, इससे सॉइल तबाह हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, वाटर ज्यादा चाहिए होगा, मोर लाइकली ये प्लांट डैमेज हो जाएगा, प्लांट विल नॉट ग्रो। ये अच्छा ग्रो क्यों करा हुआ है, क्योंकि गैप्स हैं। क्या है, गैप्स हैं, ताकि इनको प्रॉपर पानी मिले, प्रॉपर धूप, सनलाइट भी नहीं मिलती। यस, जब ओवर क्राउडिंग होती है तो कुछ प्लांट्स को सनलाइट रीच नहीं करती, सनलाइट भी रीच नहीं करेगी। Yes, Ramesh, you want to tell something? You can add some points. Overcropping का point बड़ा अच्छा point है, very good. To prevent सर मैं ओवर क्राउडिंग ही बोल रहा था वैसे। बिल्कुल सही है। To prevent overcropping, very good. ठीक है। So to prevent soil erosion भी सही है, to prevent soil खराब नहीं होगी, soil erosion ये भी होगी, soil तबाह हो जाती है, ज्यादा plants नहीं लगा सकते। यार हसन और रहमान आप भी बता दें, anything else? सर उसको लाइक गैप देते तो जल्दी हार्वेस्ट कर लें, बिकॉज़ शुगर कैन लूजेस इट्स मॉइस्चर एज सून एज इट लाइक हार्वेस्टेड। वेरी गुड, ठीक है, ये भी सही है, परफेक्ट। अच्छा, एक और जवाब आया सैयद रईद का, चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीजेस। यस, कि जब प्लांट को धूप नहीं लगेगी ना तो कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। याद रखिएगा, धूप एक नेचुरल चीज है, जिससे एक नेचुरल फैक्टर है जिससे कीड़े वगैरह बैक्टीरियाज वगैरह किल हो जाते हैं। आपको पता होगा, बोलते हैं ना धूप में रख दो भाई, ये चादर को धूप में रख दो, ये इसको धूप में सुखाओ, होता है ना, ताकि इसमें बैक्टीरियाज वगैरह डस्ट वगैरह चली जाए। इसी वजह से तो डिजीजेस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप ओवर क्रॉपिंग करोगे। तो ये तो पूरा सवाल बन गया मेरे हिसाब से, ओवर क्रॉपिंग के नुकसान का सवाल बन चुका है यहाँ पे तो पूरा। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच कैन राइज फ्रॉम ओवर क्रॉपिंग, 4 मार्क में आ सकता है। ठीक है, तो हमने दूर दूर लगाना यार। तो देखो 30 सेंटीमीटर जब ये ग्रो होता है, और 30 सेंटीमीटर ही की दूरी पे लगाना है। कितनी अच्छी है, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, याद रहेगा। 30 सेंटीमीटर के 2 पॉइंट्स हैं, याद रहेगा कि जब शुगर केन की स्टॉक 30 सेंटीमीटर हाई उग जाती है, ग्रो कर जाती है, तो हम इसको लगाते हैं और 30 सेंटीमीटर के अपार्ट, डिस्टेंस अपार्ट करते हैं। वेरी गुड मुबीन, परफेक्ट। फिर इसको बारिश, अगर ये सवाल आता है, एक्सप्लेन, सवाल लिख लीजिए, explain cultivation of sugar cane in Barani farms, Barani fields। ये 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा। आपको वैसे 4 to 5 पॉइंट्स याद करने, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लाए हूं आपके लिए, आप कुछ स्किप भी कर सकते हो इसमें से, कोई मसला नहीं। Cultivation of sugar cane, explain the cultivation of sugar cane in Barani fields, 4 मार्क्स। फॉर नंबर 2 पॉइंट है, शुगर की जो स्टॉक्स होती हैं शुगर केन की 30 सेंटीमीटर जब ये उग जाती हैं, इसको पहले छोटी सी होती है ना, ये छोटी, जब ये उग जाती हैं तो इसको असल फील्ड में लगाया जाता है। ठीक है, असल फील्ड्स में लगाया जाता है। अच्छा, रेनफॉल, अब जब बरानी के बाद आ गई, बरानी का मतलब होता है रेन फेड एरियाज। बरानी का मतलब क्या है, रेन बेयरिंग एरियाज। ऐसे कौन से एरियाज हैं पाकिस्तान में जहां बारिशें होती हैं, मैं बताता हूं, बदीन, ठीक है, पेशावर। अच्छा, सिर्फ बारिश होना जरूरी नहीं है, टाइमली बारिश होना भी जरूरी है, क्योंकि इसको बारिश कब चाहिए, इसको इस समर के वक्त चाहिए, इस वक्त नहीं चाहिए। ये याद रखिएगा, कोई भी क्रॉप जो होता है उसको सोइंग के 1 महीने बाद या उसी टाइम डिपेंड करता है, रेन चाहिए होती है। हार्वेस्टिंग के वक्त बारिश नहीं चाहिए, याद रखिएगा, वो तो बदवा होगी कि अल्लाह तेरी हार्वेस्टिंग के वक्त तेरी जो है ना फसल खराब कर दे, वो तो बदवा होगी, बदवा नहीं देना। क्योंकि विंटर्स में क्या हो रही है, हार्वेस्टिंग, कटाई होगी, तो कटाई के वक्त क्या बेचारे वो फार्मर स्विम करके जा रहे हैं, हाँ सर मैं आ रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास होने वाली है, हम तो डूब गए सनम। तो हार्वेस्टिंग के वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए। बीज जब आप लगा दें, जब आपने स्टॉक लगा दिया तो बारिश हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि पानी चाहिए उसको। तो 1500 mm आइडियल रेनफॉल चाहिए होती है, 1000 भी ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो प्लांट है ये जूसी है, ये प्लांट क्या है आपको पता है, ये क्रॉप क्या है, जूसी है, इसमें जूस होता है। तो जूसी क्रॉप्स की मैं एक आपको छोटी सी बता दूं, जितने भी जूसी प्लांट्स होते हैं, एप्पल हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, पॉमीग्रेनेट हो गए, ऑरेंजेस हो गए, जूसी फ्रूट्स हो गए, जूसी क्रॉप्स हो गए जिसमें जूस होता है, उस सब में पानी ज्यादा चाहिए, उनको बारिशें चाहिए भाई, जाहिर है, कॉमन सेंस, उनको पानी चाहिए होता है।
कैसा, ये एक छोटी सी मैंने एक फॉर्मूला बता दिया। तो शुगर केन में भी जूस है तो उसको बारिश ज्यादा चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ है जिसको हम डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी क्रॉप की ग्रोथ पर असरअंदाज होते हैं। फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स वाला फैक्टर्स, ठीक है ना। अब इसके क्या फैक्टर्स हैं? कॉमन सेंस की बात है, प्लांट को सनलाइट चाहिए, क्योंकि ये भी प्लांट है ना, इसको वाटर चाहिए, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। ऑक्सीजन चाहिए, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो नहीं पढ़ा वो आज की क्लास है। देखो कुछ तो कॉमन सेंस से भी चीजें हो जाती है ना, कुछ तो कॉमन, लेकिन ये जनरल आंसर है। लेकिन शुगर केन को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? 1500 mm बारिश चाहिए, बारिश इतनी चाहिए। क्वालिटी एंड हाइट ऑफ शुगर केन डिपेंड्स ऑन फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। मतलब क्या कि शुगर केन जितना अच्छा उगेगा उसकी हाइट ऊंची जाएगी, तकरीबन 6 फीट से लेकर 7.3 फीट टॉल होता ही है। मतलब ये घर के दरवाजों के जितना, घर के दरवाजे हैं आपके, घरों के दरवाजे होते हैं, इतना लंबा होता है ये। कॉरिडोर्स जितने लंबे होते हैं, आपकी छतों तक जाता है बेसिकली। 6 से 7 फीट तक इसकी एक हाइट होती है। जी अनिला, जो सवाल बरानी फील्ड्स के आएंगे तो उसमें से बारिश वाले एरियाज बताने के, पेशावर, बदीन, ठीक है, ये फैसलाबाद, बारिश वाले एरियाज बताना और बारिश का अमाउंट बताना है 1500, बस ये बताना। तो ये बरानी है। तो फर्टिलाइजर्स चाहिए। फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स हैं, केमिकल सॉइल है बेसिकली, जिसमें पोटैश बहुत ज्यादा चाहिए। याद रखिएगा, पोटैश बहुत यूज होता है। फसिया वेरी गुड, एंड हया खान वेरी गुड। पोटैश मतलब पोटेशियम बहुत जरूरी है। फॉस्फोरस होता है इसके अंदर। इसके अंदर बेशुमार यूरिया होता है, यूरिया। नाइट्रोजन बहुत होता है। तो फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं जिसमें ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। पोटेशियम सबसे ज्यादा चाहिए होता है। तो फर्टिलाइजर्स इसको चाहिए, जितना फर्टिलाइजर दोगे उतना ही अच्छा। ये बहुत अच्छा ग्रो किया हुआ, देखिए कितना हरा भरा है, कितनी अच्छी इसकी जो स्टॉक्स हैं ग्रो किए हैं, हाई हो रही हैं, तो पता चल रहा है। तो ये फर्टिलाइजर्स चाहिए आपको। और इरिगेशन मतलब क्या? अब देखो जरूरी तो नहीं कि बारिश वक्त पर ही हो, जरूरी नहीं होता ना। वैसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्रीज वक्त पे हो जाती है बारिश, लेकिन क्या पता बारिश नहीं हुई, तो आपको मैन मेड सप्लाई देनी होगी, पानी का सप्लाई देना होगा, मैन मेड सप्लाई वाटर। मैन मेड सप्लाई वाटर इज कॉल्ड इरिगेशन। क्या मतलब? डैम्स, बैराजेस, केनाल इंसान बनाएगा। आपको डैम्स बनाने हैं, आपको बैराजेस बनाने हैं, आपको केनाल, ज्यादातर केनाल्स बनाई जाती हैं, वो भी सीमेंटेड केनाल्स। मतलब वेरी गुड मोहम्मद अली रिजवान, पेरिनियल केनाल्स, वेरी गुड। तो ये पेरिनियल केनाल्स क्या होती हैं? सीमेंटेड केनाल्स होती हैं, लॉन्ग केनाल्स होती हैं, टेकन फ्रॉम द डैम्स एंड बैराजेस, कनेक्टेड विद द डैम्स। डैम से कनेक्ट होती हैं ये डैम से कनेक्ट होती हैं। तो इसका मतलब बड़ी केनाल्स हैं, पक्की केनाल्स हैं, वेरी गुड, सीमेंटेड है, लाइन केनाल्स हैं, बड़ी फ्लड भी नहीं आता। तो ये आपको इरिगेशन और फर्टिलाइजर, मतलब कहने को क्या है कि सॉइल आपको अच्छी चाहिए और आपको पानी बेशुमार चाहिए, मोर वाटर। मैं वही बात बता रहा था कि जितने जूसी चीजें होती हैं, जूसी फ्रूट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनको पानी ज्यादा चाहिए, तो उनको डैम से पानी चाहिए होगा, उनके लिए केनाल्स बनाओगे। हो सकता है बारिश ना हो 1500, अल्लाह की मर्जी है ना, नेचर से तो हम फाइट नहीं कर सकते ना, वो तो अल्लाह की मर्जी होती है, कई साल नहीं भी होती बारिश, ठीक है। तो ये 6 to 7 फीट तक ग्रो करते हैं, टॉल जाते हैं। जब ये हाइट रीच कर लेते हैं तो ये इनका कटाई का वक्त आ जाता है। क्या आता है? इससे कैसे अंदाजा होता है कि कटने का वक्त आ गया है? कि इसको तकरीबन 6-7 फीट का ही ग्रो हो जाता है। तो इसकी हाइट को देखकर पता चल जाता है, इसकी ग्रोथ को देखकर पता चल जाता है। ये देखिए इन दोनों में फर्क है, इन दोनों डायग्राम्स में फर्क देखें, ये ग्रीनिश है और ये रेडी हो गया। ये अभी इट इज नॉट रेडी, अभी ये रेडी नहीं है, अभी शायद इसको और बारिश चाहिए, ये शायद इसको और पानी चाहिए, रेन चाहिए इसको, और फर्टिलाइजर्स चाहिए इसको, इस वाली डायग्राम में। लेकिन यहाँ पे देखें ये रेडी है और ये कटिंग भी कर रहा है। रेडी का मतलब है ये क्रॉप क्या कर गया है? राइप कर गया है। दिस क्रॉप हैज राइप, राइपन्स अप, पक गया है, रेडी हो गया है। तो इसके कलर्स में फर्क देखें, ये ग्रीनिश है, ये येलोइश है, तो ये रेडी है ये वाला। तो जब रेडी होगा तो आप इसको क्या करोगे? कटिंग करोगे। अब मजे की बात है, अच्छा मुझे बताइए, कौन बच्चा बताएगा कि इसको हम कटिंग कैसे करेंगे? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं कि हम हार्वेस्टर यूज करेंगे,
हम ट्रैक्टर यूज करेंगे, हम थ्रेशर यूज करेंगे। सबसे पहले बता दें कौन कौन कहता है भाई थ्रेशर यूज करेंगे, थ्रेशर मशीन यूज करेंगे। यू कैन रेज योर हैंड्स कि नंबर 3 वाले से कौन कौन कह रहा है भाई नंबर 3 होना चाहिए। अच्छा ये जवाब जो है ना बाकी बच्चों के लिए भी एक एग्जाम्पल है, तो आपको पता चलेगा यार कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर है, कितने बच्चों को राइट आंसर पता है। आप लोग खुद परसेंटेज निकाल लो, 200 बच्चे बैठे हुए, कितने बच्चे सही बोल रहे हो, कितने बच्चे गलत बोल रहे हो, आप खुद देख लेना। अभी आपको पता चलेगा ए स्टार्स कौन है और ए बी सी कौन है। नहीं अभी रिजल्ट नहीं आ रहा आपको, नो डाउट। तो 25 बच्चों में लॉक कर दें। 25 स्टूडेंट्स आर सेइंग थ्रेशर। देख लो मैं इनाम दूंगा आपको सही जवाब पर। बस 25 बच्चे कह रहे हैं, ठीक है 25 कह रहे हैं, याद रखिएगा थ्रेशर वाले 25। चलो भाई लोअर योर हैंड्स नाउ। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक नंबर 2 इज राइट? नंबर 2 वाले हाथ उठाएं, रेज योर हैंड्स नंबर 2 कि भाई ट्रैक्टर लाएंगे सब कटाई हो जाएगी, जल्दी भी हो जाएगा। बट ट्रैक्टर एक अच्छी चीज होती है एग्रीकल्चर में कि जल्दी से कटिंग हो जाएगी। तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि द ट्रैक्टर इज द राइट आंसर? ट्रैक्टर तो बहुत यूज होता है हमारे क्रॉप्स में। मलिया क्या बात है जी गाइस। सो 12 कह रहे हैं कि ट्रैक्टर यूज करना चाहिए। अच्छा भाई बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? अच्छा अब आ जाते हैं हार्वेस्टर पे। हाउ मेनी ऑफ यू से कि हार्वेस्टर इज द राइट आंसर? 25 बच्चे थ्रेशर कह रहे हैं और ट्रैक्टर कह रहे हैं 12। कितने होंगे? 37 बच्चे तो यही हो गए। ठीक है प्लस कर लेते हैं 37 बच्चे। तो 37 वालों ने 1 और 3 को सही कर लिया। अच्छा हार्वेस्टर बता दें 2 और 3। हाउ मेनी ऑफ यू गो विद हार्वेस्टर? अरे माशाल्लाह क्या बात है, राइट आंसर तो सबको ही पता है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि हार्वेस्टर इज द राइट आंसर? हाजरा वेरी गुड 77 से जल्दी से बता दें गाइस। बाकी मेरे पास नोट हो रहा है, मुझे रिपोर्ट मिल जाती है कितने बच्चों ने रेज हैंड किया था या नहीं किया था। मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी पूरी विद नेम्स। तो 81 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हार्वेस्टर है। 87 देख लो, 88। अच्छा अब हम ऐड करते हैं। चलो अब आप कौन प्लस करेगा मेरे लिए? कोई प्लस करे। 88 प्लस 12 बच्चे प्लस 25 बच्चे, कितने बच्चे हो गए वो मुझे कौन बताएगा? ऐड करें 125। माशाल्लाह मैं सही कहता था, मेजोरिटी को एग्जामिनर बी और सी देगा। गाइस इनमें से कोई भी आंसर राइट नहीं था। आपके सर सही आंसर देते ही नहीं है, जवाब होता ही नहीं है स्क्रीन पर। एग्जामिनर ऐसे ही आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। यू ऑल आर रॉन्ग। क्या हो गया बेटा? कोई बात नहीं, वैसे घर वाली बात है। वेरी गुड जारा। तो नाइदर थ्रेशर नॉर हार्वेस्टर और ट्रैक्टर। तो भाई कटाई कैसे होगी अब? अस्साम वेरी गुड, मायरा वेरी गुड, सोहेल वेरी गुड, इब्राहिम। मतलब अब खुद देख लें गाइस आप कि आउट ऑफ 204 स्टूडेंट्स में से 125 तो रॉन्ग पे खड़े हुए। कॉमन सेंस का मसला आ रहा है, या तो स्टडी नहीं की हुई। गाइस ये कॉमन सेंस की बात थी, छोटी सी कॉमन सेंस की बात कि अगर मैं किसी भी तरीके की मशीनरी चलाऊंगा, अगर मैं एक मशीन लेके आया, ये देखो ट्रक है, एक ब्लेड लेके आ गया, उसको हार्वेस्टर कहो थ्रेशर कोई की बात है, कोई भी मशीन लेके आ गया ट्रैक्टर, तो भाई ये तो सारा इसको खराब कर देगा, इसको सारे को वो क्या कर देगा? पिचक जाएगा सारा एरिया, ये बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा शुगर केन को। जूस तो वही निकल जाएगा सारा, फिर स्ट्रॉ लेके आपको पीना पड़ेगा जमीन से। यू कैन नॉट यूज मशीनरी एट ऑल। कैसा गाइस? अब ये बेटा 80% बच्चों के जवाब गलत है, इसका मतलब रॉन्ग आंसर। अब देखें ये पोजीशन में आप लोग खड़े हुए, इवन डायग्राम में मौजूद है कि कटिंग किससे कर रहा है। कॉमन सेंस था और तस्वीर आपके सामने थी, फिर भी 125 बच्चों ने गलत बताया। हार्वेस्टिंग कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसको कहेंगे मैन्युअल हार्वेस्टिंग शुड बी डन। क्या करेंगे? मैन्युअल हार्वेस्टिंग होती है शुगर केन की। मैन्युअली का मतलब है विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल्स। मतलब कौन सा टूल? ये कोई नहीं बताएगा आपको। इसके पास ये क्या चीज है? ये इसके पास है शार्प लॉन्ग नाइफ।
क्या मुश्किल बात थी ये? या ब्लेड, ये बहुत बड़ा ब्लेड होता है, एक ही बात है। तो गाइस तस्वीर में सामने था, लेकिन 125 बच्चों ने फिर भी गलत बताया। मैं तो ये हैरान हूं ना कि पिक्चर में नजर आ रहा है, फिर भी सबने गलत बताया। तो हार्वेस्टिंग गलत है, मैन्युअल हार्वेस्टिंग इज राइट, हार्वेस्टिंग गलत है। हार्वेस्टिंग तो ट्रैक्टर से भी होती है, यू नो। सो मैन्युअल हार्वेस्टिंग विल बी डन, इसको मैन्युअली कर। क्यों? एक रीजन है व्हाई। एक तो चलो उसके व्हील्स वगैरह या जो ट्रैक्टर्स हैं वो डिस्ट्रॉय करेंगे, एक तो रीजन ये। नंबर 2, आपको पता है इस शुगर केन को इसने भी हाथ से कट किया। अगर आप गौर से देखो, इसने ये देखिए हाथ से कट किया, इसने ऐसे यहां से कट किया, इसने इसको यहां से कट नहीं किया। नेवर डू लाइक दिस। आप हमेशा इसको मिड से कट करोगे। क्या करोगे? मिड से या बॉटम से, थोड़े बॉटम से भी कट कर सकते हो। थोड़ी सी स्टॉक आपको छोड़नी है। क्यों? आपके नेल्स हैं, आप नेल कट करते हो, रीग्रो करता है। बाल कट करोगे, रीग्रो कर। इसी तरीके से अल्लाह ताला का रहम है ये, अल्लाह मर्सी, कि आप इसको कट करें मिड बॉटम से भी, बिल्कुल नीचे से नहीं, बिल्कुल नीचे से नहीं कट करना, थोड़े ऊपर से। सही है, मिड से भी कर सकते हो, सही है, बिल्कुल नीचे से कट नहीं करना। तो इट विल ऑलवेज रीग्रो फॉर हाउ मेनी इयर्स? अभी ये भी पूछ लेते हैं कितने साल के लिए ग्रो करेगा? 2 से 3 साल तक वो आपको शुगर केन देता रहेगा, देता रहेगा। हर 3-4 महीने में, हर 3-4 महीने में आपको मतलब 7-8 दफा शुगर केन मिलेगा आपको। कितनी बड़ी बात है। इट विल रीग्रो। ये जो शूट है इसको क्या कहते हैं? शूट्स। एक ब्रांच है ना, ब्रांच को कहते हैं शूट्स। तो जो न्यू शूट्स उगेंगी, जो न्यू नेल उगेगा, नया बाल उगता है, न्यू शूट्स हैं, उसको कहते हैं रटून्स। मतलब आपने, फिर से समझाता हूं, आपने इसको मिड से कट कर दिया, अब फिर से नया पौधा होगा, नया पौधा होगा। ये जो न्यू शूट उगी है, जो न्यू शूट ग्रो करेगी शुगर केन की, उसको रटून्स कहते हैं। रटून्स आर न्यू शूट्स विच आर ग्रोन। ये नई शाखें हैं, नया गन्ना है जो उगा है। ये 2-3 साल तक उगता है, फिर भी चीनी महंगी है। सवालिया निशान ये है गाइस कि शुगर केन में तो बार बार पौधा भी नहीं लगाना आपको। आप इसको सारे को ऐसे काट दो, सही है, ये एरिया आप सेल कर दो, ऊपर वाला बीच से आप काट दो, इसकी टांगे छोड़ देना, इसकी टांगे छोड़ देना, बाकी आप गन्ना काट सकते हो। गन्ना काट दें और फिर से ये रीग्रो कर जाएगा, तो रटून्स खिलाएगा। क्या खिलाएगा? रटून्स, जो न्यू शूट्स होती हैं, नया गन्ना जो उगेगा, जो 2-3 साल तक आपको प्रोडक्शन देगा। 2-3 साल, हर 3 से 4 महीने में ग्रो करेगा, फिर आप कट कर लो। हर 3-4 महीने में ग्रो करेगा, फिर कट कर दो। कितनी अच्छी बात है, फिर भी चीनी महंगी है। 2 से 3 साल तक ये ग्रो करता रहता है, करता रहता है। कितनी अच्छी बात है कि एक दफा लगाओ, एक दफा प्लांट लगाया तो तकरीबन 3 साल तक आपको ये फल मिलेगा, यहां से मतलब क्रॉप मिलेगा। फिर भी चीनी महंगी है गाइस। डेलीजियर केक्स कितने महंगे हैं, बाय गॉड। खैर, तो ये सारी चीजें हो गई आपको। तो इसकी मैंने डायग्राम पे भी आपके लाए होंगे, देखें। हम वो टीचर तो है नहीं कि बस पढ़ा के निकल जाए, हम तो डिटेल पढ़ाते। तो गाइस कटिंग द शुगर केन कैसी है? ये आपके पास क्या है? लार्ज कटिंग ब्लेड है, इसको मैन्युअली हार्वेस्टिंग करेंगे। कभी मत लिख देना ट्रैक्टर, नेवर डू दिस, ठीक है। और आपको इसको आप बिल्कुल नीचे से भी नहीं, थोड़े बॉटम से ऊपर से। देखो इसका बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट तो ये है ना, यहां से कटिंग नहीं करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, ये सही है। तो इट विल रीग्रो। जो ये न्यू शूट्स होंगी वो रटून्स खिलाएंगे। क्या कहते हैं? रटून्स, द नेम इज रटून्स। समझ आई बात? शुगर केन इज इमीडिएटली सेंड टू मिल्स। व्हाई? फौरी तौर पे उसको मिल्स भेजना है, शुगर मिल। क्यों? क्योंकि मीठास है, मीठा है ना, मीठे पे कीड़े आ जाते हैं, मक्खियां आ जाती हैं, इंसेक्ट्स आ सकते हैं, पेस्ट आ सकते हैं, और इवन शुगर अपनी जो नेचुरल उसका जो फ्लेवर है वो खराब हो जाएगा, वो अपना कंटेंट लूज कर देगा। फंसिया, वेरी गुड। शुगर विल लूज इट्स कंटेंट। अपनी जो मिठास है या जो फ्लेवर है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। और हम आज ये पूरा पढ़ेंगे कि शुगर केन को इंडस्ट्री में क्या क्या करते हैं। ये आपको पढ़ाया नहीं जाता। मैं एक चीज समझाता हूं कि शुगर इंडस्ट्री को एग्जामिनर ने चैप्टर 9 से रिलेट किया हुआ है। चैप्टर 7 को और चैप्टर 9 को लाजमी एग्जामिनर रिलेट करता है। मैंने तो कहा था और भी करता है, लेकिन इंडस्ट्री से रिलेट करना है और मैं कराऊंगा। आई विल नॉट लीव इट फॉर द रेनी डे। बेटा हम अगले साल दुनिया, अगली जिंदगी में पढ़ेंगे। नहीं बेटा, आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। रहमत अली। तो एक्सप्लेन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन शुगर मिल। शुगर इंडस्ट्री में
या सेकेंडरी इंडस्ट्री में कौन से प्रोसेसेस हैं जो शुगर मिल में जब गन्ने को लेके जाते हैं। देखो गन्ने को ग्रो कर लिया, ये क्या पढ़ा हमने, ये क्या है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। ये क्या पढ़ा हमने, प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब है हमने रॉ मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, ऐसे ही है ना। ये रॉ मटेरियल गन्ना, गन्ना क्या है, रॉ मटेरियल्स। जी अनिला, अच्छा चले कुछ याद आएगा तो बताऊंगा। तो ये जो है आपकी शुगर केन जो है, इसकी ग्रोथ के प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ ली। अब मैं इसी टॉपिक को रिलेट स्कूल में आपको यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा, बस अल्लाह हाफिज बेटा, और कोई सवाल नहीं है, बस यही था। नहीं, हम पढ़ेंगे इसको, रिलेट करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री से, क्योंकि पास पेपर में सवाल है, ये पास्ट पेपर का सवाल है जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है अपने हाथों से विद मार्किंग स्कीम्स। एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन शुगर मिल सेकेंडरी इंडस्ट्री 4 मार्क्स। ये सब आपके होमवर्क भी हैं। एक होमवर्क है आपका 4 मार्क का, ये होमवर्क है आपका। एक्सप्लेन कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन ऑन बरानी फील्ड्स, मतलब बारिश के बारे में बता दें, पेशावर और फैसलाबाद बता दें, बारानी। तो अब हमें बताना है कि शुगर इंडस्ट्री में क्या क्या काम होता है ना, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले गन्ने को हम साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, ऑफ कोर्स खाने से पहले भी क्लीन करते हैं, तो क्लीनिंग करेंगे पानी से, वॉश करेंगे, पानी से धो देंगे उसको, आसान सी बात है। उसको भी थोड़ा रगड़ते हैं, स्क्रब करते हैं, साफ करते हैं, ताकि उसके अंदर जो डर्ट है, जो भी डर्ट है, सैंड है, सेडिमेंट्स हैं, उसके अंदर कोई पत्थर है, कोई पॉइजनस चीज है, कोई पेस्टिसाइड है, कोई पेस्टिसाइड है। आपने तो गन्ने का जूस पिया ना दबा के, गन्ने का जूस साफ जगहों से पिया करो जहां क्लीन वाटर से क्लीन हो, वरना आप पेस्टिसाइड खा रहे हो। गन्ने का जूस तो वो चल रहा है ना, उसके अंदर मशीन के अंदर डाल दिया उसने, अगर वो धो के नहीं डालेगा, अगर वो क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो जहर है, पेस्टिसाइड होते हैं, जहर है। लेकिन नहीं, हमने तो गन्ने का जूस खड़े खड़े पी लिया, बड़े मजे का था। बेटा आपने फर्टिलाइजर खा गए, पेस्टिसाइड खा गए, इंसेक्टिसाइड खा गए, पॉइजन खा लिया, ठीक है। तो इसको हमेशा क्लीन करना है और रगड़ के साफ करना है, स्क्रबिंग। स्क्रब्ड विद लाइमस्टोन चॉक। लाइमस्टोन क्या होता है, चूना। चूना देखिए जिंदगी में हर जगह है, मतलब आपके शुगर केन में भी इस्तेमाल हो रहा है चूना। मतलब मेरे आई मीन टू से पेंट्स में भी है, दीवारों पे पेंट्स में, और लाइमस्टोन से जो है सीमेंट बनता है। तो चूना हर जगह मौजूद है आसपास, मुड़ के देखिए, ठीक है। तो स्क्रबिंग हम चूने की मदद से करेंगे ताकि अच्छी तरीके से सफाई हो जाए, उसमें कोई स्मेल चली जाए। अच्छा, इसमें से स्मेल, डर्ट एंड स्मेल इसमें ऐड कर लो, एंड स्मेल, अगर किसी भी तरह की स्मेल है तो वो भी रिमूव हो जाती है। कितने अच्छे फायदे हैं चूने के। फिर क्रशिंग करेंगे, जूस निकालेंगे। ये देखें, ये रोलर्स हैं, हैवी रोलर्स कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, सिर्फ रोलर्स नहीं, हैवी रोलर्स। ये इलेक्ट्रिक से भी चलते हैं, ये आप फ्यूल से भी चला सकते हो, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक से चलते हैं। तो ये रोलर्स होते हैं, उसके बीच में गन्ने को डालते हैं और जूस निकल आता है, ठीक है। तो ये क्रशिंग हो रही है ताकि जूस हम एक्सट्रैक्ट कर लें, वी आर गेटिंग द जूस। बिल्कुल जी भाईरा। तो फिर रिफाइनिंग की जाए, रिफाइनिंग वाला क्लीनिंग। आपने भी देखा होगा गन्ने वाला जब जूस निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जूस निकल रहा है, ठीक है, ये मैं ड्रॉप्स बताता हूँ, ये गिलास में जूस आ गया, लेकिन उसके बाद सीव होती है, सीव छन्नी होती है। मैं फिर से बताता हूँ, ये जूस निकल रहा है, एक उसके पास वेसल होता है, कंटेनर होता है, और उसमें ये छन्नी होती है, छन्नी सीव होता है, छानता है ना कि उसमें कोई पीस ना आ गया हो, ये शुगर केन की कोई इसमें लकड़ी, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ना आ गया हो, कोई गंदगी ना हो, ठीक है। तो ये उसमें से छन जाता है। तो ये क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्टर करता है वो। तो इसको क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफाइन, क्लीन कर रहा है। जी रामेश, बिल्कुल दिल चाह रहा है तो पीने का भाई शुगर केन का जूस। तो रिफाइनिंग करें, इंप्योरिटीज आपने रिमूव कर दी, कोई इसकी कोई पार्टिकल आ गया शुगर केन का तो वो रिमूव कर दिया, बिल्कुल जी अनिला। फिर क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या होता है, शुगर केन को बड़े से कंटेनर होता है, बहुत बड़ा कंटेनर होता है शुगर इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा कंटेनर, क्योंकि लार्ज स्केल पे होता है। तो वहां उसको गर्म करते हैं, उसको बॉइलिंग, शुगर केन को बॉइलिंग की जाती है, शुगर केन को बॉयल किया जाता है, और बॉयल हीट करने के बाद ठंडा किया जाता है फौरन, हॉट करके उसको, या हीट करके उसको कोल्ड करते हैं, तो नेचुरली वो क्रिस्टल्स का शक्ल ले लेता है। क्या लेता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इसकी नेचर है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। गर्म करके ठंडा करेंगे इसको तो आप क्या हो जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। फिर इसी वजह से हमें व्हाइट शुगर मिल जाएगी जो क्रिस्टल की शक्ल में ही, और जो हमने व्हाइट शुगर के अलावा हमने सेपरेट की दूसरी शुगर, वो ब्राउन शुगर है जो गुड़ है,
दोनों शुगर अच्छी हैं। व्हाइट शुगर में इंप्योरिटीज नहीं होती, देयर आर नो इंप्योरिटीज, मतलब रंग हमने इसमें से जो कलर है वो डी कलराइजेशन की है। हमने क्या किया? डी कलराइजेशन। हमने इसमें से रंग हटा दिया। रंग क्या था? गन्ने का जो रंग है वो ग्रीनिश येलो है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन, जो भी आप समझ लो, एक ग्रीनिश येलो का कलर है। लेकिन वो चीनी का कलर व्हाइट क्यों होता है? चीनी के अंदर से कलर रिमूव किया जाता है, डी कलराइजेशन, रिमूवल ऑफ कलर, एक प्रोसेस है, उसमें रिमूव कलर किया जाता है, ठीक है। और बगैर कलर के जो होता है वो गुड़ होता है। दोनों के अच्छी, दोनों शुगर अच्छी हैं, दोनों के टेस्ट अच्छा, टेस्ट में फर्क है, दोनों के टेस्ट में फर्क है। शुगर वाली चाय पी के देखो आप, वो ब्राउन शुगर वाली चाय अच्छी होती है, गुड़ वाली चाय अलग टेस्ट होता है, व्हाइट शुगर का अलग। व्हाइट शुगर क्यों करते हैं? ताकि केक्स में कलर ना आ जाए। केक आपने ऑर्डर किया व्हाइट, वो बोले भाई मैं ब्राउन केक दूंगा आपको, क्योंकि चीनी ब्राउन है या ग्रीन है, तो वो तो आपको पसंद नहीं आएगा ना केक, इसलिए वो कलर, ताकि हम डिफरेंट चीजें बना सकें, ताकि ब्रेड का कलर भी व्हाइट ही रहे, व्हाटसएवर। बाय प्रोडक्ट्स, अब इस पूरे मैकेनिज्म में, पूरे प्रोसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिली है, मतलब कुछ कचरा मिला है। ये क्या होता है? कचरा, जो बचा कुचा सामान ही मिला है। मतलब क्या? आप नोट करो, हमने तो सिर्फ जूस निकाला था, हमने क्या निकाला है? जूस। लेकिन ये जो पार्टिकल है, ये जो इसका जो छिलका है, छिलके को क्या कहते हैं? शैफ। ये जो छिलका है, इसकी जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है, ये जो छिलका, इसका क्या करेंगे? ये तो बच गया ना, ये तो हम गार्बेज कर देंगे। तो ये है बाय प्रोडक्ट, ये है वेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन इससे भी हम काम लेंगे, इससे भी हम काम लेंगे। क्या हम इससे पेपर बना सकते हैं? अच्छा, बाय प्रोडक्ट्स दो तरह के, पहले बता दूं, बाय प्रोडक्ट्स आर टू टाइप। ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, बेगेज और मोलासेस। तो देयर आर टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन, वन इज बेगेज एंड अनदर वन इज मोलासेस। बेगेज क्या होता है? बेगेज निकला है बैग से। बैग, बैग क्या है? छिलका है, इसका मतलब है लेफ्ट ओवर फाइबर, बचा हुआ छिलका, शैफ, छिलका। जो छिलका बच गया है, जूस हमने निकाल लिया, चीनी बना लिया, लेकिन छिलका पड़ा हुआ है, वो कचरे में नहीं फेंकना आपको, छिलके से काम है। छिलका जो लेफ्ट ओवर छिलका है, बैग, फाइबर, छिलका, बैग छिलका है, तो इस तरह से बैग, बेगेज, बैग, छिलका, बेगेज, बैग, छिलका। उससे पेपर बन सकता है, कार्डबोर्ड बनता है, फ्यूल, उसको जला सकते हैं। कैसे? उसको ड्राई करके, सुखा के उसको आप जला सकते हो। एनिमल फीड, चारा भी बन सकता है, गाय वगैरह, गाय भैंसे खाती हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर मोलासेस, व्हाट इज मोलासेस? लेफ्ट ओवर लिक्विड। आपको याद है हमने ग्रीनिश येलोश कलर, गुड़ भी क्या होता है? ब्राउन होता है। गुड़ भी क्या होता है? ब्राउन। तो वो ग्रीनिश कलर कहां चला गया? वो ग्रीनिश येलोइश कलर किधर चला गया? जूस तो ग्रीनिश येलोइश था, वो कलर कहां गया? वो कलर मोलासेस है, वो कलर मोलासेस है। लेफ्ट ओवर लिक्विड जो ग्रीनिश येलोइश है, उससे हम केमिकल्स बना सकते हैं, फ्यूल, उसको जला सकते हैं, बर्निंग पावर है उसके अंदर, ऑर्गेनिक चीज है। सिट्रिक एसिड, ये सिट्रस चीजों में डाल सकते हैं। एनिमल फीड, एनिमल का चारा, और रबड़ बना सकते हैं, रबड़, सिंथेटिक रबड़ बनती है इससे, पाइप्स बनते हैं रबड़ के। तो सोचो अल्लाह की कुदरत देखें आप, कि क्या शान है हमारे अल्लाह की, कि मतलब जो चीज फेंकने वाली है उसमें से भी कितनी सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। यस हया, ईस्ट भी बना सकते हो, ईस्ट भी बन सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 7 8 इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कितने लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। तो वाकई अल्लाह रिस्क देने वाला है। तो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट दी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह को आप कॉम्प्लीमेंट करो, अल्लाह ताला की शान पढ़ रहे हैं। ये शान है बेटा, कि ऐसा भी क्रॉप है जो कट करके फिर से लगाना नहीं पड़ता, फिर से रीग्रो करता है। शुगर केन, रटून्स, मोलासेस क्या है? लेफ्ट ओवर लिक्विड, जो बचा कुचा, जो कलर है बचा था, ग्रीनिश येलोइश रंग का जो फ्लूइड बचा है, उससे हम चीजें बना सकते। शुगर केन के बारे में अदर थिंग्स क्या है आपको पता है? HYVs, व्हाट इज HYVs? हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। ये खास किस्म के बीज होते हैं जिसका डीएनए ऑल्टर्ड होता है। उसके डीएनए को लैब में ले जाके, लेबोरेटरी में ले जाके, उसके डीएनए को हम ऑल्टर करते हैं ताकि वो मोर प्रोडक्शन करे। कितनी? फिर भी वो 10-20% ही प्रोड्यूस करता है, मोर प्रोडक्शन, ताकि मोर प्रॉफिट हो। कमर्शियल फार्मिंग में यूज करें, मोर प्रॉफिट। हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ शुगर, अब उसके नाम याद कर लें,
नाम याद कर लें, एक थट्टा है और एक है JN, ये कोड वर्ड्स हैं, कोड नाम ही कोड है इसका। थट्टा 10वां नंबर का, JN 88-1, ये कोड्स हैं, ऐसे एज इट इज आपको याद करने। तो ये अच्छे किस्म के सीड्स हैं जो आप लगा सकते हो। HYVs की जो क्रॉप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था इसके जो सीड्स होंगे, लेकिन हम लगाएंगे क्या, हम इसकी स्टॉक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हमेशा खेतों में स्टॉक लगते हैं, सीड्स अलग उगाए जाते हैं। वो पहले जब प्लांट 30 सेंटीमीटर का हो जाता है तो हम जो है उसको क्या करते हैं, फिर 30 सेंटीमीटर हम असल क्रॉप में लगाते हैं, जब उसकी स्टॉक्स लगाई जाती हैं। जब भी हम प्लांटेशन करेंगे तो हम स्टॉक्स ही लगाएंगे, ठीक है जी गाइज। आप लोग ये 10 पॉइंट्स है ना, मैंने 7-8 पॉइंट बताए, तो इसमें से आप थोड़े कट डाउन कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर आपके रीजंस पे नंबर देता है। तो रीजंस इसमें से 4 उठा सकते हैं आप, 4 पॉइंट उठा सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। कोशिश करें सारे लिख लें, मतलब ये सारे प्रोसेस तो लिखने चाहिए, ठीक है। 5 हो गए, ये तो दूसरी डिटेल्स हैं। डन। तो HYVs के नाम याद कर ले, ये अच्छी प्रोडक्शन होती है, 10 to 20% प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, नेम द एरियाज ग्रोन, पेशावर में, बदीन में, क्यों, व्हाई दीज एरियाज। इन एरियाज, ये एरियाज एक तो फ्लैट एरियाज हैं, दूसरा ये कि यहाँ बारिश होती है 1500 mm, दूसरा ये कि यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज ही मौजूद है। मतलब आपको फौरन इमिडिएटली मूव करना होता है गन्ने को आपको इमिडिएटली मूव करना है, तो इमिडिएटली मूव वहां करेंगे ना, करीब में ही जगह होनी चाहिए। तो पेशावर में बारिश भी होती है और पेशावर में इसकी इंडस्ट्रीज भी है, बदीन में बारिश भी होती है और उसमें इंडस्ट्री भी है। इस तरीके से ये जो है वो, ओके वेरी गुड हया, ठीक है। व्हाट आर द व्हाई आर, अब सवाल ये आ रहा है कि व्हाई आर दिस एरिया सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, मैंने कुछ बता दिया। अब बहुत कॉमन सा आंसर है इसका कि भाई ऑफ कोर्स, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप है, समर टू विंटर, क्या है, समर टू विंटर ये लगता है, समर में लगेगा, विंटर में हार्वेस्ट होगा। समर टू विंटर क्रॉप है ना शुगर केन, समर में सोइंग होगी, विंटर में हार्वेस्टिंग होगी। समर टू विंटर, समर टू विंटर। तो समर में क्या टेम्परेचर होता है पेशावर में, ये टेम्परेचर होता है। रेनफॉल बिल्कुल 1500 होती है, वहां सॉइल भी अच्छी है, लोमी, लोमी का मतलब है स्मूथ सॉइल है, सॉफ्ट है, क्लेई है, मॉइस्चर है, नरम सॉइल है, नरम, अच्छी ग्रो करेगी। सॉइल जितनी गीली होगी उतना रूट्स पानी एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल में से, रूट्स जो है ना वो पानी एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से। बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि फौरन लेके जाना पड़ता है, इमीडिएटली आपको मूव करना पड़ता है शुगर केन। जैसे ही आपने कटिंग की, कटाई की, तो आपके ट्रक्स वगैरह ट्रांसपोर्टेशन रेडी होना चाहिए, फौरन लोडिंग होती है। डायरेक्ट आपने कटिंग करी हैंड टूल से, ब्लेड से, और आपने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, और शुगर इंडस्ट्री में फिर ये सारे काम होते हैं, क्लीनिंग वगैरह, स्क्रबिंग है। तो ये 4 मार्क का सवाल है। बाकी ये वाले कितने मार्क्स के सवाल हैं, ये 1 मार्क के सवाल है, ये 1 मार्क का है, ये 3 मार्क्स का है, और ये 4 मार्क्स का है। डन। नेक्स्ट, आज बड़ी अहम क्लास है, मैंने आपको कहा था ना एग्रीकल्चर मुझे बड़ा पसंद है चैप्टर। अच्छा, अब हाउ मेनी ऑफ यू थिंक के इसमें से कौन सा क्रॉप क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसी, ये एग्जाम में तस्वीरें आती हैं बेटा, कलर तस्वीरें आती हैं, और एग्जाम में बोलता है बेटा इसमें से व्हीट, राइस, मिलेट, बाजरा, ज्वार, मेज, पल्सेस, शुगर केन, राइस, कौन सा क्रॉप है गाइस। अब मैं जानबूझ के इसको सिमिलर पिक्चर्स लाया हूं, जानबूझकर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये पिक्चर्स हैं कौन सी, कौन कौन से क्रॉप्स हैं। अगर आप नोट करो, ये और ये 3 पिक्चर्स बड़े सिमिलर हैं, बड़ी करीब पिक्चर्स हैं, ये सिमिलरिटी बहुत है, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, अब आप लोग बोलोगे यार सर गलत ही ऑप्शन देते हैं। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ये सी जो है दैट इज अ व्हीट, नॉट राइस एंड ऑल, ये सी व्हीट है, प्लीज रेज योर हैंड्स। भाई आप इस दफा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं क्या कहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सी व्हीट है या ये व्हीट है। तो सी पहले बता दें, हाउ मेनी ऑफ यू गो विद सी, कि सी व्हीट है, गंदुम, आटा, क्या सी व्हीट है। अरे माशाल्लाह, 50% स्टूडेंट्स ने व्हीट कह दिया है, वेरी गुड जी, इनमें से एक है व्हीट, ठीक है।
चले मेजोरिटी विंस, वीट ही है, बिल्कुल ठीक है गाइस, वेरी गुड। वीट, दिल पे लगी होगी सर की बात पहले वाले जवाब में, वेरी गुड गाइस, कीप इट अप, वेरी गुड, सही था जवाब, सही है जवाब, फर्स्ट टाइम एवर। तो सी वीट है। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं, क्या बी राइस है? इज बी अ राइस क्रॉप? अच्छा, कॉटन भी हो सकता है, ठीक है, कॉटन। बी क्या राइस और कॉटन है? कॉटन नजर आ रही है? नो, रॉन्ग, बी इज नॉट कॉटन, नॉट राइस, ए इज राइस। मैं बताऊंगा कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, आई टेल यू अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई दिस क्रॉप। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर यू रेयान के स्टूडेंट शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई। मैं भी आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ। बी क्या है गाइस? हु विल टेल मी बी? एनीबॉडी? हाँ रेयान, नो वरीज। बी, आई कैन अनम्यूट यू एज वेल, आप लोगों को अनम्यूट भी कर देता हूँ। यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू टेल मी अबाउट बी। बी कौन सा क्रॉप है यार? बड़ा जबरदस्त क्रॉप है। इफ्रा, वेरी गुड। मोहम्मद याहिया, जैनब, वेरी गुड। मरियम, वेरी गुड। इफ्रा, ठीक है जी। याहिया, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रॉप बी? क्रॉप बी, अच्छा, बरीरा, यू टेल मी, गेस। बरीरा, योर माइक इज नॉट अटैच्ड। तकी, मोहम्मद तकी, यस। जी सर, बी ना? बी, यस सर, बी इज मिनट। मिलेट, वेरी गुड, क्या बात है तकी, शाबाश। तो बी इज मिलेट। विल स्टडी मिलेट को क्या कहते हैं आसान लफ्जों में, इजी वर्ड्स में? मिलेट, बाजरा। बाजरा बर्ड्स खाती है, इंसान भी खाता है, बाजरे की रोटी बनती है पंजाब में, इंसान भी खा सकते हैं। बाजरा, ज्वार, मिलेट, गंदुम, ग्रेन्स होती हैं। अब मैं फर्क बताता हूं कैसे क्या हुआ, ये सुनिएगा गाइस। और आखिरी वाला मैं अभी छोड़ता हूं आप लोगों के लिए, आखिरी वाला एक ग्रीन वाला क्या है। चलो पहले इन तीनों की बात करते हैं, जूम कर रहा हूं मैं आपको। अगर आप देखो ये थोड़ी व्हाइटिश है, थोड़ा सा व्हाइट है। अगर आप इन तीनों को कंपेयर करो, इन तीनों में से थोड़ा सा व्हाइटिश कौन सा है? ए व्हाइट है, व्हाइट है पहला ट्रिक। फिर इसके अंदर बीड्स हैं, बीड्स समझते हो, जैसे नेकलेस में बीड्स होते हैं ना, बीड्स नेकलेस में। इसी तरह अल्लाह की खूबसूरती देखें आप, अल्लाह ताला ने इसी तरीके से कितने सारे पौधे हैं, कितने खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। आप ये देखिए कि इसमें बीड्स हैं, ये देखें, ये देखें बीड्स हैं, और ये हैंगिंग है, एक तरह से ये हैंग हुए हैं ना, बीड्स हैं। प्रॉपर ओवल टाइप शेप है, ओवल है ये, ओवल है ये। शेप क्या है इसका? ओवल है। बाकियों का ओवल शेप नहीं है, देखें ये थोड़ा बहुत ओवल हो रहा है, लेकिन इसका नहीं है ऐसा। ये देखें, ये बिल्कुल कांटेदार है, ये थोड़े से थॉर्नी टाइप, थॉर्नी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये इसकी इसकी जो थिन ब्रांचेस हैं, कह सकते हैं थिन है थोड़ा सा, ये जो इसकी स्टॉक्स देखें ये थिन है। और इसमें बीड्स नहीं है, देयर आर नो बीड्स, इसमें बीड्स नहीं है, शाखें हैं सारी, इसमें बीड्स नहीं है, इसमें प्रॉपर बीड्स हैं ओवल शेप के, ऐसे बीड्स हैं, ये देखें बीड्स हैं। तो बीड्स हो और व्हाइटिश हो तो डेफिनेटली राइस होगा, क्योंकि राइस व्हाइट होता है, व्हाइट येलोइश भी होते हैं, बिल्कुल। तो ये राइस बता रहा है, व्हाइटिश तो राइस ही होता है, गंदुम तो कभी व्हाइट नहीं होता ना, वो गंदुम ब्राउन, फिर वो उसको पीसा जाता है। तो ये राइस है, याद रहेगा बीड्स। बहुत फर्क है, तीनों में बहुत फर्क है, आप लोगों को सेम लग रहा होगा लेकिन बहुत फर्क है राइस में और इसमें, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक और ट्रिक बता दूं, इसमें ग्रीन लीव्स हैं और इसमें ग्रीन लीव्स नहीं नजर आएंगे, ज्यादा आपको ब्राउन नजर आएगा। व्हीट में आपको ब्राउन चीजें ज्यादा, ब्राउनिश नजर आएगी आप। तो व्हीट और राइस में तो क्लियर फर्क नजर आ गया कि भाई बी जो है ये व्हीट है, ये राइस है,
और ये मिलेट है, और ये अभी सवालिया निशान है आप लोगों के लिए, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। यस तमसीला, वेरी गुड। बी पे आ जाए। ये मिलेट क्यों है? आपको बाजरा के दाने नजर आ रहे हैं बारीक बारीक? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नजर आ रहे हैं बाजरा के दाने। क्यों नहीं नजर आ रहे? बहुत इजी है ये। मिलेट क्या है? बाजरा और ज्वार। बाजरा समझ लें, हम पढ़ेंगे इसकी कल्टीवेशन। बाजरा के आपको बारीक बारीक जो है ना पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, तो ये मिलेट्स है। तो ये तीनों तो हमारे हो गए। अब सवाल निशान ये है कि ये क्या है भाई? ये पिक्चर्स आती है गाइस, एग्जाम में पिक्चर्स आती हैं, फिगर्स आती हैं, एंड दे से कि भाई आप जो है वो उसको आइडेंटिफाई करो, फिर इसकी कल्टीवेशन ही बताओ। अब पता चला ना आइडेंटिफाई कर सके, 0 ना इसकी, क्योंकि जब आइडेंटिफाई सही नहीं करोगे तो 4 नंबर की कल्टीवेशन भी गलत, फिर बोला किस एरिया में होता है वो भी गलत, पूरा सवाल गलत। क्योंकि डायग्राम ही जब आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो बाकी सवाल भी गलत। ये डी क्या हो सकता है? बड़े हरे भरे बड़े बड़े पत्ते हैं, आप नोट करें। लीव्स आर ब्रॉड, ब्रॉड लीव्स हैं, और ये एक चीज को वाजे कर रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जंगली पौधा है, एक तरह का वाइल्ड है? नहीं वैसे वाइल्ड प्लांटेशन, लेकिन लगता है कि फैला हुआ है पौधा। तो कौन सा ऐसा क्रॉप होगा जो फैल जाता होगा और सस्ता भी होगा, जो हम खाते भी हैं और सस्ते हैं, और हमारे आगे रख दिए जाते तो ये बनाए आज, हम तो ऑर्डर करेंगे। मजाक कर रहा हूं, वैसे अल्लाह की नेमत है। कौन सा ऐसा क्रॉप है? वैसे तो अच्छी होती है, ये खाना अच्छा होता है, सादा होता है, समझ गए? सादा सादा खाना होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद। येलो कलर की खाना होता है, येलो ब्राउन कलर की भी होती है। आज समझ में आ गया आपको? तो ये पल्सेस हैं, दालें। दालें जो है ना वो वास्ट प्रोडक्शन होती है इसकी, और ये फैल जाती हैं, और इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। इसको दालों को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, दालों को ज्यादा बारिश नहीं चाहिए होती। ये लो वैल्यू क्रॉप्स हम पढ़ेंगे। तो पल्सेस जो देखिए इसकी प्रोडक्शन से पता चल रहा है कितना फैला हुआ ये पौधा। आप देखिए ना ये पौधे कैसे फैले हुए हैं भाई, कितने बड़ा जमीन है ये, आप चेक करें, ये बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है, कितने सारे लीव्स हैं। तो ये कौन से हो सकते हैं? ये दालों के ही हो सकते हैं, क्योंकि दाल जो है उसको लेस अटेंशन चाहिए होती है, दालों को ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए होती है, लगा के चले जाएं। तो पढ़ेंगे ये लो वैल्यू क्रॉप्स क्यों कहलाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपका वीट का भी स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।